आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं, उन सभी को इसमें कवर किए हैं। जो मोस्ट रिपीटेड हो और जो इंपॉर्टेंट हो, उन सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। इसमें भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को कवर किया गया है। जनसंख्या और नगरीकरण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। यूपी स्पेशल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है तथा हिंदी से संबंधित जो बेसिक प्रश्न है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को इसमें कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन देखना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के, बताना है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है नरसिंहदेव बर्मन प्रथम ने करवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण। दूसरा है, भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है? बताना है कि भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है अरिकामेडु। अरिकामेडु अभिलेख से प्राप्त हुई है। अरिकामेडु का एक और नाम है पोडिको। पोडिको भी अरिकामेडु का ही नाम है। एक पुस्तक है पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकामेडु अभिलेख को पोडिको नाम से लिखा गया है। ठीक है, आगे है, किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो उस शासक का नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला है, मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो मत्त विलास प्रहसन के लेखक हैं महेंद्र बर्मन। अगला है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो उस शासक का नाम है धर्मपाल। और धर्मपाल को ही परम सौगात भी कहा जाता है। किसको परम सौगात कहा जाता है? धर्मपाल को ही परम सौगात कहा जाता है। अगला है, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम था शाही खां। अगला है, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया। तो बताना है कि ये युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला है, किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे तो इस सीरीज में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी मैं 4 स्टार के सवाल के रूप में उसको बता दूंगा। ठीक है, किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की? तो उस शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि के अधीन लाना था। किस विभाग का? दीवान ए अमीर को ही विभाग का मुख्य कार्य था। अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग तथा रोजगार कार्यालय की स्थापना की। पूछा जाता है कि रोजगार कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, या लोक निर्माण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही उत्तर है उसका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला है, किसने आगरा नगर की स्थापना की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। वो भी कब की? 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में। अगला है, कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था, वो रहते थे। ठीक है, अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो उस शासक का नाम बताना है जिसके शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो वो शासक है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह शासक के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। अगला है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। तो ये जो प्रश्न है ये अक्सर मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। वैसे मैंने मिलान से संबंधित एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, आप उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके अवश्य देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। अगला है, यात्री और देश से मिलान करना है। इब्न बतूता
इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। मार्को पोलो जो था वो इटली का निवासी था। अब्दुल रज्जाक जो था वो फारस का निवासी था तथा नूनिच पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है। अगला है जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने चचेरे भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जूना खां जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व वाले राज्य को लिखिए। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व था कहाँ का? बिहार था, बिहार का। उससे कम वेस्ट बंगाल का, उससे कम केरल का, उससे कम यूपी का। ठीक है। अगला है भारत की जनगणना सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी 1871, कहीं कहीं 1872 भी लिखा रहता है। ठीक है। लेकिन नियमित रूप से प्रारंभ हुई, नियमित रूप से यदि पूछा जाए कब प्रारंभ हुई थी तो 1881 में प्रारंभ हुई थी। अगला है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था स्वामी वल्लभाचार्य जी ने। अगला है कि किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? चिराग ए दिल्ली कहा जाता है नसीरुद्दीन को। अगला है अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? ये जो प्रश्न है अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा था। कुछ लोग कहते थे कि राणा सागा ने उनको निमंत्रण दिया था, लेकिन इसका सही उत्तर है दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अगला है बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में राणा सागा पराजित हुए थे और इसी युद्ध के उपरांत ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है। अगला है दौराह का युद्ध कब हुआ था? 1532 में हुआ था दौराह का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था। ये मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान शासक था उसके बीच में हुआ था। ठीक है। किसके किसके बीच में? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के युद्ध में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? अवध का विलय हुआ था 1856 में। झांसी का विलय हुआ था 1854 में। सतारा का विलय हुआ था 1848 में। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा कि अवध का विलय 1856, सबसे पहले सतारा का विलय 1848, उसके बाद झांसी का विलय 1854, उसके बाद अवध का विलय 1856 में हुआ था। अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो उसका नाम था लॉर्ड एलन ने दास प्रथा को समाप्त किया। वहीं एक थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। और एक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर रोक प्रतिबंध लगाने के लिए महत्वपूर्ण कोशिश की थी। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। अस्थाई स्वशासन की शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने। इन्हीं को अस्थाई स्वशासन का जनक कहा जाता है। राज अपहरण नीति यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत इसी को बोलते हैं, ये किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया तब 1764 में बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ और 1765 में उसी के उपरांत इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है। अगला है फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड मिंटो ने अपनाई थी और लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ठीक है। लॉर्ड मिंटो को अपनाया इसलिए माना जाता है कि 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया तो उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी लॉर्ड मिंटो के समय में। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन को इसलिए माना गया था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया और बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। अगला है बंगाल का गजट समाचार पत्र, जिसको बंगाल गजट बोलते हैं। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो उनका नाम है के हिक्की। और कब किया था? 1780 में किया था। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता हैं टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है। इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। अगला है
किसने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? वो कौन थे जिन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो उनका नाम था कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किसको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है इसको, वंदे मातरम को। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस उपन्यास का? आनंद मठ उपन्यास का जो कथानक है उस सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? डॉक्टर डी.के. कर्बे के सतत प्रयत्नों से बंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो थे वो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और यदि पूछा जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो वो थे राजा राम मोहन राय। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण के अग्रदूत, इन सब चीज़ों को किसको कहा जाता था? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता था? आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण काल के अग्रदूत, ये सब किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। अगला है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने यह आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। अगला है, लखनऊ अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टार का ये सवाल है। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी की मुलाकात हुई थी रामचंद्र शुक्ला से, और ये रामचंद्र शुक्ला ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और उनको चंपारण आने के लिए निमंत्रित किया। तब महात्मा गांधी चंपारण गए और वहां पर चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की 1917 में। ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, और क्या हुआ था लखनऊ अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से गरम दल और नरम दल, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दोनों दल अलग हो गए थे कुछ मतभेद के कारण, ये दल फिर से मिलकर 1916 में फिर से मिलकर कार्य करने लगे। और किसके प्रयासों से? बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। अगला है, 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो नायक थे चंद्र सिंह गढ़वाली थे। अगला है, लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने के लिए संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में की गई थी, 1918 में की गई थी। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। अगला है कि सीबीएसई की पुस्तकों में किस महान राजा को मात्र 68 शब्दों के साथ समेटने को लेकर विवाद हुआ अभी हाल में? तो थे छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर। अगला है, किलाड़ी पुरातात्विक स्थल जो कि भारत के किस राज्य में, बताना है किलाड़ी पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में है? तो है तमिलनाडु राज्य में। छावा नामक फिल्म किस ऐतिहासिक विषय को लेकर विवाद में हुई थी? छावा नामक फिल्म मराठा और मुगल संघर्ष को लेकर छावा नामक फिल्म विवाद में हुई थी। अगला है कि हाल ही में किस ऐतिहासिक शख्सियत की कब्र को हटाने की मांग को लेकर नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई? तो उस शख्स का नाम है औरंगजेब की कब्र को लेकर। ठीक है, अगला है, भील प्रदेश नाम से एक नया राज्य बनाने की मांग किस समुदाय से संबंधित है? वो समुदाय है भील समुदाय, जिन्होंने भील प्रदेश की मांग की है। अगला है, किलाड़ी उत्खनन किस सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है? तो द्रविड़ सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगला है कि छावा फिल्म किस मराठा सेनानी के जीवन पर आधारित है? तो आधारित है संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है छावा फिल्म। और अगला है कि भील प्रदेश की मांग मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो जुड़ी हुई है पश्चिमी मध्य भारत, यानी कि जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र आते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ली गई है यूएसए से।
अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं? तो शब्द हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला है कि के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। पूछा जाता है कि किसने संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 के तहत विधिक अधिकार है और तथा अनुच्छेद 19(1) का के तहत भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत एक मूल अधिकार भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार का प्रश्न है कि सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार भी है तथा सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार भी है। विधिक अधिकार इसलिए है कि अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसको विधिक अधिकार माना गया तथा अनुच्छेद 19(1) का के तहत जिसमें कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है उसके तहत इसको मूल अधिकार माना गया। अगला है कि समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 39 घ में है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है अनुच्छेद 39 घ में। अगला है प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है? तो है अनुच्छेद 75। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो है अनुच्छेद 253 के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 253 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का प्रश्न है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। अगला है कि मनरेगा कार्यक्रम जो है वो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संबंधित है डीपीएसपी के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 43 यानी अनुच्छेद 43। अगला है कि गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत इसको अनुच्छेद 39 का में रखा गया, गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता को। अगला है नहीं है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है, उस ग्रंथि का नाम बताना है जो एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करता है। वो ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पाचक ग्रंथि बोलते हैं या इंग्लिश में इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। यह ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है और यह ग्रंथि, इसका एक और इम्पॉर्टेंस है कि यह ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी अगर ये है तो पहली कौन सी है? पहली है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अगला है गर्भाशय में मानव का भ्रूण किस द्रव में तैरता है? बताना है कि गर्भाशय में मानव का भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो उस द्रव का नाम है अमनियोटिक द्रव। अमनियोटिक द्रव में वो भ्रूण तैरता है। अगला है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना में निषेचन बाह्य तथा विकास आंतरिक होता है। क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना में जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है तथा बेबी का विकास जो होता है वो आंतरिक होता है। अगला है कौन सी यथार्थ मछली है? बताना है यथार्थ मछली, किसी यथार्थ मछली का नाम बताओ। डॉग फिश जो है वो यथार्थ मछली की श्रेणी में आती है। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला है कोलीफार्मोन कौन सा है? पैराथायराइड जो है ये कोलीफार्मोन है। एल्ड्रोस्टेरॉन जो है कोलीफार्मोन कहाँ पाया जाता है? पैराथायराइड में। एल्ड्रोस्टेरॉन जो है ये अधिवृक्क ग्लैंड में पाया जाता है एल्ड्रोस्टेरॉन।
प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है तथा मेलाटोनिन हार्मोन ये पीनियल ग्लैंड में पाया जाता है। अगला है इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सी है। इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सी है। जेड यानी जस्ता धातु इंसुलिन में उपस्थित है। और इंसुलिन में ही इंसुलिन अग्नाशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये अग्नाशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। अगला है औषधीय पौधा अर्जुन का जो अर्जुन का औषधीय पौधा है, इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो उच्च रक्तचाप एवं कान दर्द के उपचार में अर्जुन के पौधे का उपयोग किया जाता है। अगला है हेनले का लूप किससे संबंधित है। बताना है कि हेनले का लूप किससे संबंधित है। तो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है हेनले का लूप। अगला है श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। बताना है कि पत्तियों के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है, कब, श्वसन के दौरान। तो भाग है रंध्र यानी कि स्ट्रोमेटा में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। अगला है कि जनन कोशिकाएं फूल के किस भाग में मौजूद होती हैं। बताना है कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो फूल के किस भाग में मौजूद होती हैं। तो उस भाग का नाम है पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में मौजूद होती हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन दोनों होता है, और इसीलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अगला है डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी। क्या होता है डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, मलेरिया थैलीसीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी होती है, लेकिन मलेरिया रोग में और थैलीसीमिया रोग में, इन दोनों रोगों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। लचीलापन बताना है कि पौधों में किस ऊतक के कारण होता है। तो उस ऊतक का नाम है कोलेनकाइमा ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन आ जाता है। अगला है मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है। तो मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। अगला है मनुष्य का कौन सा हिस्सा इसमें प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो इस हिस्सा का नाम है मेडुला, इसी को मेडुला एब्लॉन्गेटा भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का कितना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का कितना होता है। तो 2% होता है कुल वजन का। और यदि पूछा जाए कि मानव में खून होता है या रक्त होता है वो पूरे शरीर के वजन का कितना % होता है। तो लगभग 6 से 7% होता है रक्त मानव के शरीर में। और यदि पूछा जाए कि जल जो होता है वो मानव शरीर में कितना % होता है पूरे शरीर के भार का, तो वो होता है लगभग 65% जल होता है। ठीक है, आगे है बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है, ये बताना है। तो बायोगैस में मीथेन की मात्रा होती है 70%। अगला है गोल्डन राइस में पीलापन किसके कारण होता है। बीटा कैरोटीन के कारण होता है। इसकी अधिकता से गोल्डन राइस में पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिकता से होता है, और इसे विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एक चीज़ होता है कि गोल्डन राइस में जो पीलापन होता है, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन राइस में पीलापन किसके कारण होता है। तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और इसमें जो विटामिन ए पाया जाता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है कि मांसपेशियों की प्रोटीन को क्या कहा जाता है। तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है ये मांसपेशियों की प्रोटीन है। अस्थि में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं। ओसीन प्रोटीन जो है ये अस्थि में उपस्थित प्रोटीन है। ब्लड में उपस्थित प्रोटीन को ग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है तथा अंडे में उपस्थित प्रोटीन को एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहा जाता है। अगला है अफीम जो है, अफीम पैपावर सोमनीफेरम पौधे से प्राप्त होता है। अफीम जो है किस पौधे से प्राप्त होता है। पैपावर सोमनीफेरम नामक पौधे से प्राप्त होता है अफीम। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। हींग कहाँ से प्राप्त होता है। फेरुला की जड़ों से हींग प्राप्त होता है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, अफीम, कुनैन, हींग, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला है हीमोफीलिया, थैलीसीमिया,
रंजकहीनता, वर्णांतता आदि जो ये बीमारियां हैं, हीमोफीलिया हो या थैलीसीमिया हो या रंजकहीनता हो या वर्णांतता हो, ये सभी बीमारियां आनुवांशिक होती हैं। ठीक है। अगला है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी में कौन सा वैक्सीन प्रयोग किया जाता है? जिसको टीबी का वो होता है उसके लिए कौन सा वैक्सीन प्रयोग किया जाता है? उस वैक्सीन का नाम है BCG वैक्सीन जो है ये लगाया जाता है। ठीक है, बच्चों में लगाया जाता है। अगला है सिरोसिस रोग। सिरोसिस रोग से क्या प्रभावित होता है? बताना है कि सिरोसिस रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो लीवर जो है उससे प्रभावित होता है। अगला है मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया का उदाहरण है। मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया का उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से हीरोइन की प्राप्ति होती है। अगला है मार्फिन फल से बताना है मार्फिन किससे प्राप्त होता है? तो इसमें है मार्फिन फल से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। ये तो पता है कि मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग होता है, तथा एडीज के काटने से डेंगू बुखार आता है। ठीक है, एडीज के काटने से डेंगू, मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है। अगला है साल्क टीका। साल्क टीका किसके लिए लगाया जाता है? पोलियो से संबंधित है साल्क टीका। ठीक है। एलिजा का परीक्षण किया जाता है। किसके लिए किया जाता है एलिजा का परीक्षण? एड्स पहचानने के लिए एलिजा का परीक्षण किया जाता है। अगला है भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? भोजन विषाक्तता का कारण है साल्मोनेला बैसिलाई जो है ये भोजन विषाक्तता का कारण है। अगला है डीपीटी। डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस के लिए। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस के लिए डीपीटी के टीके को लगाया जाता है। ठीक है। अगला है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण करता है क्या? कौन करता है? सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? बैक्टीरिया। यानी जब सूर्य की रोशनी भी अगर पृथ्वी पर अवस्थित नहीं है फिर भी बैक्टीरिया उसकी अनुपस्थिति में भी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है या करता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे कमजोर अस्थि कौन सी है? तो उस अस्थि का नाम है केल्विकल या ब्यूटी बोन। इसी को ब्यूटी बोन बोलते हैं या केल्विकल इसी को बोलते हैं। ठीक है। अगला है पॉलिश किए गए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है? जो चावल में पॉलिश हुआ होता है उसको खाने से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अगला है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए खनिज कौन सा है? कौन सा खनिज के द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है? तो उस खनिज का नाम है पोटेशियम। अगला है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता से उत्पन्न रोग कौन सा है? यदि बच्चों में प्रोटीन की कमी होता है तो कौन सा रोग हो सकता है? एक तो हो सकता है मेरास्मस और दूसरा हो सकता है क्वासियोरकर हो सकता है और मेरास्मस हो सकता है। अगला है आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? जो आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। अगला है बायोडीजल बनाने में रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला सौर मिशन कौन सा है? तो उस मिशन का नाम है आदित्य L1। अगला है गगन मिशन एक मानव अंतरिक्ष मिशन है। गगन मिशन क्या है? एक मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि क्यू इंडिया, इंपॉर्टेंट है, क्यू इंडिया तकनीकी की मदद से भारत ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर विकसित किया। किसकी मदद से? क्यू इंडिया तकनीकी की मदद से भारत ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर विकसित किया। अगला है DRDO द्वारा विकसित अग्नि प्राइम मिसाइल कौन सी है? DRDO द्वारा विकसित मिसाइल अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये DRDO द्वारा विकसित की गई है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का संबंध किससे है? तो मिशन लाइफ का संबंध है पर्यावरणीय सतत जीवन शैली से। पर्यावरणीय सतत जीवन शैली से मिशन लाइफ का संबंध है। अगला है NISA उपग्रह, नीसा उपग्रह किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया और अमेरिका के सहयोग से लॉन्च किया गया। यानी नासा और प्लस इसरो दोनों ने मिलकर इस नीसा उपग्रह को लॉन्च किया। अगला है भारत का पहला 100% स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला 100% AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 100% स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये इसका नाम है परम सिद्धि AI। अगला है नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया। नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये बताना है।
तो ये लॉन्च किया गया है मिट्टी एंड नेस्कॉम के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया, मिट्टी एंड नेस्कॉम के द्वारा। अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई एम्बेसडर लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने दुनिया का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया का पहला एआई एम्बेसडर लॉन्च किया, तो भारत ने किया। अगला है कि भारत की नई एक मछली की खोज की गई है जिसका नाम है पेथिया डिब्रूगारहेंसिस। इसका नाम है पेथिया डिब्रूगारहेंसिस। इसकी खोज की गई थी, तो किस नदी में इसकी खोज की गई? ये ब्रह्मपुत्रा नदी में इसकी खोज की गई। अगला है, पीआरएस तकनीकी का उपयोग किस बीमारी की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है? बताना है पीआरएस तकनीकी का उपयोग किस बीमारी की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है? तो मोटापा की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, यानी ओबेसिटी या मोटापा की भविष्यवाणी के लिए पीआरएस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अगला है, LIGO इंडिया, लीगो इंडिया परियोजना का उद्देश्य क्या है? बताना है कि लीगो इंडिया परियोजना का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो इसका उद्देश्य है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन ही लीगो इंडिया परियोजना का उद्देश्य है। अगला है कि किस देश ने ग्रीन अमोनिया के व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत की जिसमें भारत ने साझेदारी की? ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस देश ने ग्रीन अमोनिया के व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत की जिसमें भारत देश ने भी साझेदारी की? तो उस देश का नाम है सऊदी अरब ने इसकी शुरुआत की। अगला है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला जहाँ शब्द आ जाए समझिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? तो उस कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया। अगला है, हाल ही में किस रसायन का वैश्विक स्तर पर खतरनाक प्रदूषक के रूप में चिन्हित किया गया? बताना है कि किस रसायन का वैश्विक स्तर पर खतरनाक प्रदूषक के रूप में चिन्हित किया गया। तो उस रसायन का नाम है PFAS यानी फॉरएवर केमिकल्स। इसी का नाम है कि फॉरएवर केमिकल्स या PFAS रसायन। ठीक है। अगला है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उस राज्य का नाम है लद्दाख। राज्य नहीं है बल्कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर भारत का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया। अगला है, मियावाकी टेक्निक। क्या है? मियावाकी टेक्निक किससे संबंधित है? ये काफ़ी फेमस शब्द है मियावाकी टेक्निक। ये किससे संबंधित है? तो संबंधित है घने शहरी जंगल उगाने की एक तकनीकी है मियावाकी टेक्निक। अगला है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई है? राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने पहली बार अपनी विधानसभा में डिजिटल लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत की? तो किस राज्य ने शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने। अगला है, किस संवैधानिक संस्था ने 2025 में वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट जारी की? वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट किस संवैधानिक संस्था ने जारी की? तो विधि आयोग ने जारी की। आगे है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पहली बार AI आधारित स्पीच रिकॉर्डिंग सिस्टम लागू किया? तो था कर्नाटक राज्य। अगला है, किस संवैधानिक संस्था ने पहली बार EVM के साथ AI निगरानी प्रणाली के परीक्षण की घोषणा की? तो किस संवैधानिक संस्था ने EVM के साथ AI निगरानी प्रणाली के परीक्षण की घोषणा की? तो चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की। अगला है, समान नागरिक संहिता, इसको लेकर पहली बार किस राज्य ने कानून पारित किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता को लेकर कानून पारित किया है। अगला है, हाल ही में संसद ने किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति की सूची में कुछ नई जातियों को शामिल किया? तो जो नई जातियों को शामिल किया गया ये किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया? अनुच्छेद 341 के तहत शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2025 में किस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा कि स्वस्थ पर्यावरण भी एक मौलिक अधिकार है? किस अनुच्छेद की व्याख्या की थी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने? अनुच्छेद 21। ठीक है। अगला है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? तो वो महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम है।
अगला है मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये किस प्रकार का अधिकार है? ये वैधानिक अधिकार है। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये दोनों वैधानिक अधिकार हैं। अगला है केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु 1983 में सरकरिया आयोग का गठन किया गया। पूछा जाता है कि सरकरिया आयोग का गठन कब किया गया, तो 1983 में किया गया। और इस आयोग का गठन क्यों किया गया, तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ सुझाव देने हेतु सरकरिया आयोग का गठन किया गया। अगला है भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, तो 9 राज्य जो हैं तट रेखा पर स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे अगर आप ऐसे देखिएगा, ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद गोवा, केरल, तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा पर स्थित हैं। अगला है किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? ऐसा कौन सा तट है जहां से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, तो यहाँ पर है वो चेन्नई का तट। चेन्नई से औसत समुद्र तल मापा जाता है। अगला है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट या सिलिकॉन वैली, इसी को सिलिकॉन वैली बोलते हैं। तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है, वो है कर्नाटक राज्य। अगला है जारवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान निकोबार है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। जैसे अंडमान निकोबार जो है इसका निवास स्थान जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये एक आद्य जनजाति है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार में एक और इम्पॉर्टेंट जनजाति पाई जाती है जिसको सेंटेनेलीज बोलते हैं। सेंटेनेलीज जनजाति, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती है। अगला है मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है, तो वो बिहार झील से निकलती है मुंबई की मीठी नदी। अगला है यूपी के किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, तो झांसी में मार मृदा पाई जाती है। अगला है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो वो सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में स्थित है और किश्तवाड़ जिले में स्थित है तथा ये चिनाब नदी पर बनाया गया है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। ठीक है। अगला है तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है, जिसे पाकिस्तान इस तुलबुल परियोजना को बुलर बैराज कहता है। तुलबुल परियोजना को पाकिस्तान बुलर बैराज कहता है तथा ये भारत में इसको तुलबुल नौवहन परियोजना कहा जाता है। भारत में तुलबुल नौवहन परियोजना कहा जाता है। ये झेलम नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना ही जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है कौन सा मसाला भारत का काला सोना के रूप में जाना जाता है? भारत का काला सोना किस मसाले को बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं काली मिर्च को। मध्याह्न भोजन को पीएम पोषण के अंतर्गत कब लाया गया था? जो मध्याह्न भोजन स्कूल में चलता है उसको पीएम पोषण मिशन के अंतर्गत कब लाया गया था? तो लाया गया था सन 2021 में। अगला है कि कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो उसका नाम है नेपेंथीस पौधा जो है वो कीट भक्षी पौधा है। अगला है कि समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो समुद्री शैवाल जो है आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो यूपी से, एमपी से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से। यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से प्रमाणिक मध्याह्न रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगला है चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है। कौन सी चट्टान प्रणाली जो है वो नवीनतम है? वो है गोंडवाना। अगला है कि कुमायूं हिमालय जिसको गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं, यह किन नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय अथवा गढ़वाल हिमालय स्थित है। अगला है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह पहाड़ी कौन सी है? तो वह है नीलगिरी पहाड़ी। अगला है महेंद्रगिरी बादाम पहाड़ उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी बादाम पहाड़ ये दोनों जो पहाड़ हैं ये उड़ीसा में स्थित है। अगला है केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो अनायमुडी है तथा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दुद्दा बेट्टा। तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दुद्दा बेट्टा।
अगला है अराकू घाटी कहाँ स्थित है? तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। मरखा घाटी कहाँ स्थित है? तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। यूथांग घाटी ये सिक्किम में स्थित है। यूथांग घाटी। सांगला घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चुम्बा घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा चुम्बी घाटी ये सिक्किम में स्थित है। इसमें दोनों में से कंफ्यूज करता है। चुम्बा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में, चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर है सैंडल पीक, जिसे पल्याड़ शिखर भी कहते हैं। कौन सा? पल्याड़ शिखर। ये किस अंडमान निकोबार के किस साइड में है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। जो सर्वोच्च शिखर है वो सैंडल पीक है अंडमान निकोबार का, और ये किस अंडमान निकोबार के किस भाग में स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला है अंडमान निकोबार का कैपिटल कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर था। पोर्ट ब्लेयर पहले था, अब उसका नाम बदल कर रख दिया है श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार का कैपिटल अब हो गया है श्री विजयपुरम। अगला है साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती नदियाँ, ये चारों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं परंतु ईस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण तो नहीं करती परंतु ईस्चुरी का निर्माण करती हैं। वहीं पर जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। अगला है कि भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला है कयाल झीलें कहाँ पाई जाती हैं? तो कयाल झीलें जो हैं मालाबार तट पर पाई जाती हैं। अगला है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है। अगला है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण बताओ। उस वृक्ष का उदाहरण बताना है जो सामाजिक वानिकियों में प्रयुक्त होता है, तो उसका नाम है खेजरी वृक्ष। अगला है नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला। नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला वो असम में स्थित है। अगला है सोना, जो है सोना कहाँ से ज़्यादा प्राप्त होता है? वो कर्नाटक से प्राप्त होता है। जिप्सम जो है राजस्थान से प्राप्त होता है ज़्यादा। खनिज तेल गुजरात से प्राप्त होता है तथा बॉक्साइट जो है उड़ीसा से प्राप्त होता है। आगे है बालको कहाँ स्थित है? बालको जो है वो कोरबा में स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? रेणुकूट में स्थित है जो कि यूपी में है। इंडियन एल्यूमिनियम यानी कि इंडाल्को कहाँ स्थित है? ये हीराकुंड यानी उड़ीसा में स्थित है। और अगला है नेशनल एल्यूमिनियम यानी नाल्को कहाँ स्थित है? तो नाल्को कोरापुट में स्थित है। आगे है सबसे छोटा परिक्रमण किसका है? किस ग्रह का है सबसे छोटा परिक्रमण? तो है बुध का। और सबसे ज़्यादा परिक्रमण किसका है? तो वो है वरुण का है। अगला है कि प्रधान यमोत्तर रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है? बताना है प्रधान यमोत्तर रेखा तथा विषुवत रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो कौन सा है? तो है अटलांटिक महासागर, यानी कि जिसको अंध महासागर भी कहते हैं, यानी कि गिनी की खाड़ी जो है वो उसका दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। अगला है प्रधान यमोत्तर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो पहला घाना है, अल्जीरिया है, टोगो, माली, इंग्लैंड, बर्किनो फासो, स्पेन, फ्रांस, इन सभी देशों से प्रधान यमोत्तर रेखा गुजरती है। अगला है डोल ड्रम या शांत पेटी उत्तरी सनमार्गी पवनों तथा दक्षिणी पूर्वी सनमार्गी पवनों के बीच स्थित होता है। इंपॉर्टेंट है कि डोल ड्रम क्षेत्र या शांत पेटी क्षेत्र किन के बीच स्थित होता है? तो उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनों तथा दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनों के बीच स्थित होता है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो होता है वो न्यूनतम होता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ध्रुवों पर, अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। क्यों? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण क्या होता है? ध्रुवों पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे है ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलने वाली गैस है जलवाष्प। तथा सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन सी निकलती है? तो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। अगला है ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, वह कौन सा ज्वालामुखी है? तो वह है स्ट्राम्बोली। अगला है किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है?
पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? उस पर्वत का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया पर्वत। अगला है, विश्व की सबसे गहरी भ्रंश घाटी कौन सी है? वो है मृत घाटी। कहाँ पर स्थित है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो है अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली तथा पेरू में स्थित है। अगला है, स्टेपीज घास का मैदान कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। प्रेरीज घास का मैदान यूएसए में स्थित है। बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? सोमालिया आता है, इरिट्रिया आता है, जिबूती और इथोपिया। ये 4 कंट्रीज जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो है कनारी की धारा। और अगला है, रॉटरडैम किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी के किनारे स्थित है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तथा वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहला आता है कि यूपी के सर्वाधिक उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? सबसे दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? पूरब में कौन सा स्थित है? और पश्चिम में कौन सा स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। तथा सबसे पूर्वी जिला है बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। तथा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है शामली। उत्तरी है सहारनपुर, दक्षिणी है सोनभद्र, पूर्वी है बलिया तथा पश्चिमी है पश्चिमी है शामली। अगला है कि यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यूपी में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। तथा सबसे कम वर्षा जहाँ होती है वो है मथुरा जिला। अगला है, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है लखीमपुर खीरी, यूपी का सबसे बड़ा जिला है। यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है हापुड़। हापुड़ यूपी का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है, भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? तो स्थित है, भारतीय कला भवन स्थित है वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र ये स्थित है अयोध्या में। गोकुल बैराज परियोजना जो है ये यमुना नदी पर बनाई गई है और ये मथुरा में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना ये रिहंद नदी पर बनाई गई है तथा ये सोनभद्र जिले में स्थित है। आगे है माता टीला बांध परियोजना। माता टीला बांध परियोजना जो है ये यमुना नदी पर बनाई गई है तथा झांसी में स्थित है। आगे है शारदा जल विद्युत परियोजना, ये शारदा नदी पर है तथा लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला है, यूपी में सिंचाई का क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से होती है, उससे कम किस चीज़ से होती है तथा उससे कम, इसका क्रम बताना है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है, उसके बाद कुआं से होती है तथा सबसे कम सिंचाई तालाब से होती है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यूपी में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो नलकूप से होती है। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो रायबरेली जिले में सर्वाधिक नहरों की लंबाई है। ठीक है। अगला है, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो है शारदा नहर। इसका निर्माण हुआ था 1928 में। ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। अगला है, सूर सरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। दाहर झील कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है दाहर झील। बेती झील कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है बेती झील। मोती झील कहाँ स्थित है? मोती झील स्थित है कानपुर। एक बार फिर से, सूर सरोवर झील आगरा, दाहर झील हरदोई, बेती झील प्रतापगढ़, मोती झील कानपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताना है कि कौन सा जिला किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सबसे पहला है गोरखपुर जिला। गोरखपुर जिला जो है वो राप्ती नदी के किनारे पर बसा है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये जिला जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और प्रतापगढ़ जो जिला है वो सई नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1992 में। आगे है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बताना है कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में स्थित है। उसका अगला है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव लायन सफारी पार्क ये स्थित है इटावा में। इसी को इटावा सफारी भी कहा जाता है। अगला है,
यूपी का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? बताना है कि यूपी का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है। तो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। ये कब बनाया गया था? ये 1957 में ये बनाया गया था। ठीक है। अगला है, यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में स्थित है, तथा सबसे छोटा वन्य जीव विहार है वो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, जो कि ललितपुर में स्थित है। अगला है, यूपी का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? बताना है। यूपी का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? तो वो है नवाबगंज पक्षी विहार, यूपी का प्रथम पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। इसी का परिवर्तित नाम है शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार। जो नवाबगंज पक्षी विहार है, इसी का परिवर्तित नाम है शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार। अगला है, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? सबसे प्रथम सा पक्षी विहार तो हम देख लिए नवाबगंज पक्षी विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज जिले में स्थित है। और सबसे छोटा पक्षी विहार जो है वो शेखा पक्षी विहार है। सबसे बड़ा लाख बहोसी, सबसे छोटा शेखा पक्षी विहार, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। अगला है, नाम दिया गया है, कुछ क्रांतिकारियों का नाम है तथा उनको फांसी कहाँ दी गई थी उससे मिलान करना है। अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी अयोध्या में, जो फैजाबाद का परिवर्तित नाम है। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा में। रोशन सिंह को फांसी दी गई थी प्रयागराज में, तथा राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। अच्छा, इनको फांसी क्यों दी गई थी? फांसी इसलिए दी गई थी जो ये सभी काकोरी कांड के मुख्य जो है आरोपी थे, जो कि ट्रेन जो है सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, तो इन सभी ने मिलकर उस ट्रेन को लूट लिया था। इसी के आरोप में अंग्रेजों ने इन सभी को फांसी दे दी। ठीक है। आगे है, परफ्यूम पार्क कहाँ स्थित है? परफ्यूम पार्क स्थित है कन्नौज में। लेदर पार्क स्थित है आगरा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो लेदर पार्क कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है बंथर उन्नाव में स्थित है। लेदर पार्क आगरा में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में स्थित है। टेक्सटाइल और होजरी पार्क कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ स्थित है? मोदी नगर में स्थित है, जो कि गाजियाबाद में है। ठीक है। अफीम कारखाना कहाँ स्थित है? गाजीपुर में अफीम कारखाना स्थित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है स्कूटर इंडिया लिमिटेड। ठीक है। आगे है, तेल शोधक कारखाना, ये कहाँ स्थित है? काफ़ी फेमस सवाल है। मथुरा में स्थित है तेल शोधक कारखाना। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा, जो कि बुलंदशहर जिले में है, वहाँ परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन जो है ये रेणुकूट में स्थित है। रेणुकूट सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है। पीतल नगरी किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं। लेकिन पीतल की मूर्तियां सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है? तो मथुरा में बनती है। इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है। पीतल नगरी तो मुरादाबाद को बोलते हैं, लेकिन पीतल की सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं वो फेमस है मथुरा की। अगला है, खेल का सामान कहाँ का फेमस है? तो मेरठ का फेमस है। डीजल लोकोमोटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स ये कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। ये काफ़ी पेटेंट सवाल है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स ये वाराणसी में स्थित है। अगला है, खिचड़ी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोरखपुर में मनाया जाता है। राम बारात, ये कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? राम बारात का तो आगरा में किया जाता है। इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग इसको अयोध्या समझ रहे होंगे, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि राम बारात का आयोजन आगरा में किया जाता है। गंगा महोत्सव का आयोजन, इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग वाराणसी और प्रयागराज में कन्फ्यूजन करेंगे, तो इसमें गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में होता है, कजरी महोत्सव का आयोजन। तथा कजली महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कजरी और कजली थोड़ा सा ही अंतर है कजरी और कजली में। तो कजरी महोत्सव तो मिर्जापुर में होता है, परंतु कजली महोत्सव ये महोबा में होता है। कजली महोत्सव महोबा में होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, और इसमें जो विशेष भूमिका में रहे वो थे मदन मोहन मालवीय। इसकी स्थापना में विशेष भूमिका में रहे। और ये जो बनारस विश्वविद्यालय है ये भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला है, यूपी कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये लखनऊ में स्थित है। अगला है,
यूपी चकबंदी, यूपी चकबंदी योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। यूपी किसान बही योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में किसान बही योजना की। और यूपी ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई थी 2001 में, तथा यूपी केसीसी योजना की शुरुआत हुई थी 1998-99 में। ठीक है, यूपी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 1998-99 में। अगला है यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, वो कौन सा है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, ये यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आगरा में स्थित है। ठीक है, अगला है किंग जॉर्ज दंत विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश का एकमात्र दंत विश्वविद्यालय है। ये स्थित है लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी सन 2004 में। अगला है बुक्सा, बुक्सा या भुक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बिजनौर में। सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है ललितपुर में। यूपी का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूपी का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड। ठीक है, कर्मा या खरवार, कर्मा या खरवार जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है, इसमें है कि कर्मा जो है, ये या नहीं रहेगा इसमें बीच में, कर्मा जो है ये खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा है। ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सोनभद्र में। खरवार जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। इसका जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है कर्मा, उसका नाम है कर्मा। ठीक है, अगला है थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। कौन से जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। यूपी की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और दशाश्वमेध घाट कहाँ पर स्थित है? पूछा जाए दशाश्वमेध घाट कहाँ स्थित है? तो स्थित है वाराणसी में। अगला है हाथीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, हाथीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है बहराइच में। यूपी का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? राजदरी देवदरी, राजदरी देवदरी यूपी का उच्चतम जलप्रपात है। अवध क्षेत्र का मुख्य ऐतिहासिक नगर कौन सा है? तो लखनऊ है। यूपी की राजधानी कब बनी? यूपी की राजधानी बनी 1920 में। यूपी का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। तथा अंतिम क्वेश्चन है यूपी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो है रामगढ़ झील, जो कि गोरखपुर में स्थित है। रामगढ़ झील जो कि गोरखपुर में स्थित है। तो ये रहा यूपी स्पेशल से संबंधित वो प्रश्न जो कि यूपी से संबंधित। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उस्ताद विलायत खां, उस्ताद विलायत खां किस लिए फेमस थे? वो एक सितार वादक थे। उस्ताद विलायत खान एक सितार वादक थे, वो इसीलिए फेमस थे। फिदा हुसैन नारसी, फिदा हुसैन नारसी वो हिंदी रंगमंच से संबंधित थे। फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच से संबंधित थे। सितारा देवी किससे संबंधित थी? सितारा देवी कथक से संबंधित थे। जतिन भट्टाचार्य जो थे वो सरोद वादक थे, सरोद से संबंधित थे। ठीक है, आगे है संस्थान दिए गए हैं और वो संस्थान किस स्थान पर स्थित है उससे मिलान करना है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र स्थित है लखनऊ में। अगला है खाद्य पार्क कहाँ स्थित है? खाद्य पार्क स्थित है नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में जो है वो मेरठ में स्थित है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो है ये स्थित है प्रयागराज में। आगे देखते हैं नगर है और वो नगर किस लिए फेमस, किस उत्पाद के लिए फेमस है उससे मिलान करना है। रेणुकूट नगर एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए फेमस है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए। मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है, मेरठ। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, अलीगढ़। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है। आंवला क्यों फेमस है? उर्वरक बनाने के लिए आंवला फेमस है। सहारनपुर में कागज एवं लुगदी उद्योग, ठीक है, कागज एवं लुगदी उद्योग के लिए फेमस है। इसके अलावा सहारनपुर फेमस है लकड़ी की नक्काशी के लिए भी, सहारनपुर फेमस है इसके अतिरिक्त। ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान है और वो कहाँ स्थित है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? ये स्थित है रायबरेली में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है झांसी में, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम,
ये कानपुर में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है। उर्वरक कारखाना ये फूलपुर में स्थित है, फूलपुर में भी है, और एक आंवला स्थान है वहाँ भी उर्वरक कारखाना है, फूलपुर और आंवला में। पॉलीफाइबर के लिए कौन सा जिला फेमस है? बाराबंकी जो है वो पॉलीफाइबर के लिए फेमस है। आगे है जिला को मुख्यालय, उस जिले का कौन सा मुख्यालय है उससे मिलान करना है। जालौन का मुख्यालय क्या है? जालौन का मुख्यालय है उरई, जिसको औरैया बोलते हैं। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। भदोही का मुख्यालय है ज्ञानपुर। ज्ञानपुर भदोही का मुख्यालय है। कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना। कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? वो है पडरौना। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कौन सा है? नौगढ़। नौगढ़ जो है वो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है। आगे है प्रमुख जनजातियां हैं और वो जनजाति किस जिले में पाई जाती है। इसमें पहला है भोक्सा जनजाति। भोक्सा जनजाति जो है वो बिजनौर में पाई जाती है। खरवार जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया जनजाति ये ललितपुर में पाई जाती है, सहरिया जनजाति। तथा थारू जनजाति महाराजगंज में पाई जाती है, थारू जनजाति। ठीक है। आगे है कि लोकगीत है और वो लोकगीत किस क्षेत्र में फेमस है उससे मिलान करना है। जैसे है बिरहा। बिरहा जो है पूर्वांचल में फेमस है। बिरहा पूर्वांचल में फेमस है। रसिया जो है ये ब्रज भूमि में फेमस है। आल्हा बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत है। कजरी जो है ये मिर्जापुर का प्रमुख लोकगीत है। तथा कर्मा जो है सोनभद्र से संबंधित है। ठीक है। आगे है जनपद है और किस जनपद में कौन सा खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इससे मिलान करना है। पहला है सोनभद्र में कोयला भंडार है। ललितपुर यूरेनियम के लिए फेमस है। ललितपुर यूरेनियम के लिए फेमस है। मिर्जापुर ये बलुआ पत्थर के लिए फेमस है। कौन सा? मिर्जापुर। प्रयागराज जो है ये सिलिका बालू के लिए फेमस है। प्रयागराज सिलिका बालू के लिए फेमस है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। जैसे अमीर खुसरो का संबंध कहाँ से है, किस स्थान से है? वो कासगंज से है। अमीर खुसरो का संबंध कासगंज से है। मिर्जा गालिब का संबंध जो है आगरा से है। मिर्जा गालिब का संबंध आगरा से है। जोश का संबंध मलिहाबाद। जोश का संबंध मलिहाबाद से है। तथा राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध शाहजहांपुर से है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध कहाँ से है? शाहजहांपुर से है। स्थल का नाम दिया गया है तथा वो स्थल किस स्थान पर है ये, ठीक है, उससे मिलान करना है। पहला है चक्र तीर्थ कहाँ पर है? चक्र तीर्थ जो है वो नैमिषारण्य में स्थित है। चक्र तीर्थ किस स्थान पर है? नैमिषारण्य में। गोविंद देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये वृंदावन में स्थित है। सलीम चिश्ती दरगाह जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कौशाम्बी में स्थित है। कनक भवन अयोध्या में स्थित है, ये फेमस है। कामादगिरी पर्वत जो है ये चित्रकूट में स्थित है। कालिंजर दुर्ग ये बांदा में स्थित है। तथा देवा शरीफ जहाँ पर मेला लगता है, देवा मेला लगता है, ये बाराबंकी में स्थित है। आगे है कि प्रमुख मेला है और वो मेला किस स्थल पर होता है। जैसे पशु मेला जो है ये बटेश्वर में होता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर नामक स्थल पर पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ध्रुपद मेला जो है ये वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। गोविंद साहब मेला का आयोजन अंबेडकर नगर में किया जाता है। माघ मेला का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। देवा मेला का आयोजन ये बाराबंकी में, ये देवा शरीफ स्थान पर किया जाता है इसका आयोजन। हरिदास जयंती मेला का आयोजन ये वृंदावन में किया जाता है। मथुरा के वृंदावन में हरिदास जयंती मेला का आयोजन किया जाता है। अगला है नौचंदी मेला, इंपॉर्टेंट है इसमें। नौचंदी मेला एक तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा है ध्रुपद मेला इंपॉर्टेंट है इसमें। तो नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में, नौचंदी मेला का आयोजन मेरठ में होता है। अब आगे देखते हैं, स्थान दिया गया है और उसके सामने दिया गया है उत्पाद, मतलब किस स्थान पर कौन सा स्थान किस उत्पाद के लिए फेमस है, इससे मिलान करना है। पहला है बरेली जो है वो दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है। बरेली दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है। खुर्जा जो है वो मृतिका शिल्प के लिए फेमस है। जलेसर जो है वो ढलवा घंटियों के लिए फेमस है। ढलवा घंटियों के लिए फेमस है जलेसर। सहारनपुर को हमने एक बार पढ़ा था कि लकड़ी का नक्काशी तथा कागज उद्योग और लुगदी के लिए फेमस है। लकड़ी की नक्काशी, कागज और लुगदी के लिए फेमस है। मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। टांडा जो कि अम्बेडकर नगर में है,
या विद्युत करघा उत्पाद के लिए फेमस है? विद्युत करघा उत्पाद के लिए फेमस है। वाराणसी, वाराणसी जो है एक काष्ठ के खिलौने के लिए फेमस है, यानी कि लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी फेमस है। मथुरा जो है, मथुरा पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा फेमस है, पीतल की मूर्तियों के लिए। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काली मिट्टी के बर्तन जिसको सिरेमिक पोटिया कहते हैं, सिरेमिक पोटिया, काली मिट्टी के बर्तन जिसको सिरेमिक पोटिया कहते हैं, ये निजामाबाद में, ये इसका सबसे ज़्यादा उद्योग निजामाबाद में है। काली मिट्टी के बर्तन बनाने का जो उद्योग है ये निजामाबाद इसके लिए फेमस है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग जो है जिसको ब्लैक पोटिया कहते हैं, ये इसके लिए खुर्जा, खुर्जा फेमस है। ठीक है। पीतल शिल्प कृति, पीतल शिल्प कृति के लिए, पीतल शिल्प कृति के लिए मुरादाबाद फेमस है। शीशा शिल्प कृति के लिए फिरोजाबाद फेमस है। तथा माचिस के लिए, माचिस उद्योग के लिए बरेली फेमस है। इत्र एवं तेल के लिए, इत्र यानी सेंट अथवा और तेल के लिए कन्नौज फेमस है। तथा कालीन उद्योग के लिए मिर्जापुर फेमस है। मिर्जापुर इसके लिए बहुत फेमस है, कालीन उद्योग के लिए। आगे देखते हैं, कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में है? इसको इससे मिलान करना है। जैसे है अमौसी हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा जो है ये लखनऊ में स्थित है। बाबतपुर हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा जो है ये कानपुर में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा ये आगरा में स्थित है, खेरिया हवाई अड्डा। ठीक है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। घोषिता राम मठ, घोषिता राम मठ कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। घोषिता राम मठ कौशाम्बी में स्थित है। रामभर स्तूप, रामभर स्तूप जो है ये कुशीनगर में स्थित है, रामभर स्तूप। धमेख स्तूप, धमेख स्तूप जो है ये सारनाथ में स्थित है, धमेख स्तूप। सहेत महेत, सहेत महेत जो है ये श्रावस्ती में स्थित है, सहेत महेत। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लक्षु महाराज क्यों फेमस है? लक्षु महाराज कथक, लक्षु महाराज का संबंध जो है वो कथक से है। फयाज खान का संबंध किससे है? ध्रुपद से है। लक्षु महाराज कथक से, फयाज खान का संबंध ध्रुपद से। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध ठुमरी से है। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किससे है? ठुमरी से है। तलत महमूद, तलत महमूद का संबंध जो है गजल से है। तलत महमूद का संबंध गजल से है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बिरहा, बिरहा किस भाषा में गाया जाता है? भोजपुरी में गाया जाता है बिरहा। कजरी जो है ये अवधी भाषा में गाई जाती है। मल्होर जो है ये कौरवी भाषा में गाई जाती है। तथा रसिया जो है ये ब्रज भाषा में गाई जाती है। आगे है, अप्रैल पार्क, अप्रैल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? अप्रैल पार्क जो है ये कानपुर में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये लखनऊ में स्थित है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है ये सहारनपुर में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है। अगला है, लोकगीत को उनके गायन के अवसर से मिलान करना है। जैसे चैती लोकगीत एक मौसमी गीत है, चैती लोकगीत एक मौसमी गीत है। कजरी जो है एक विवाह गीत है या मौसमी गीत है। कजरी एक विवाह गीत भी है और एक मौसमी गीत भी है। रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है, रसिया, रसिया ब्रज का लोकगीत है। तथा सोहर, सोहर एक संस्कार गीत है जो कि किसी बच्चे के पैदा होने पर इसको गाया जाता है। आगे है, प्रमुख मेला है और वो मेला किस स्थान पर लगता है, इसे मिलान करना है। जैसे जल बिहार का मेला, जल बिहार का मेला ये बुंदेलखंड में इसका आयोजन होता है। जल बिहार के मेले का आयोजन बुंदेलखंड में। बलदेव छठ के मेले का आयोजन ये पश्चिमांचल में होता है, बलदेव छठ का मेला। शुक्रताल का मेला, शुक्रताल का मेला का आयोजन मुजफ्फरनगर में होता है। कामपील का मेला, कामपील का मेला ये फर्रुखाबाद में इसका आयोजन होता है। ददरी मेला, ददरी मेला जो है ये बलिया में इसका आयोजन होता है। झूला मेला, झूला मेला का आयोजन वृंदावन में। तथा मुड़िया पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूर्णिमा मेला या गुड़िया पूर्णिमा मेला इसका आयोजन गोवर्धन या वृंदावन में होता है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फिर से। 84 गुंबद कहाँ पर है? 84 गुंबद जो है ये जालौन में स्थित है। जामा मस्जिद ये मुरादाबाद में स्थित है और एक प्रमुख जामा मस्जिद है वो जो कि दिल्ली में स्थित है। बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये कुशीनगर में स्थित है बौद्ध स्तूप। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कि वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक
राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र ये स्थित है गाजियाबाद में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। तो ये रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गोस्वामी समिति, गोस्वामी समिति का संबंध है औद्योगिक रुग्णता से, गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से है। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटालों की जांच से है, जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच से। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है तथा तारापोर समिति का संबंध रुपए की परिवर्तनीयता से है, तारापोर समिति का संबंध है रुपए की परिवर्तनीयता से। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1999 में तथा स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1997 में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1989 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी सन 2005 में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी सन 2018 में। आगे है पंचवर्षीय योजना और उनका प्रयुक्त विकास मॉडल क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रयुक्त विकास मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास मॉडल था महालनोबिस मॉडल। तृतीय पंचवर्षीय योजना का एस चक्रवर्ती मॉडल तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अशोक रुद्र मॉडल। आगे है कि संस्था और उसका स्थापना वर्ष से मिलान करना है। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक साख और निवेश निगम जिसको ICICI कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। आगे है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तथा भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम जिसको SIDBI बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका है SIDBI, SIDBI, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फिर से। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2001 में। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी 1993 में। महिला स्वशक्ति योजना की शुरुआत हुई थी 1998 में। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की शुरुआत हुई थी सन 2003 में। तो ये रहे सामाजिक विकास। पश्चिम बिहार को वो किस स्थान पर स्थित है उससे मिलान करना है। तो पहला है समसपुर पश्चिम बिहार जो कि रायबरेली में स्थित है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार ये संत कबीर नगर में स्थित है। सांडी पश्चिम बिहार जो कि हरदोई में स्थित है, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में स्थित है। ओखला पश्चिम बिहार जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है तथा पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार ये गोंडा में स्थित है। तो ये रहा महत्वपूर्ण पश्चिम बिहार तथा वो किस स्थान पर स्थित है, इनको सुमेलित किया गया। ये अक्सर पूछ लिया जाता है सुमेलित करने में। आगे है राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और वो किस राज्य में स्थित है उनसे मिलान करना है। पहला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान जो कि नागालैंड में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो किस राज्य में स्थित है उनसे मिलान करना है। पहला है सिमलीपाल, सिमलीपाल आरक्षित क्षेत्र जो है ये उड़ीसा में स्थित है। दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये मेघालय में स्थित है। कोल्ड डिजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले वो जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब ये उत्तर प्रदेश में था, अभी उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली ये केरल राज्य में स्थित है। आगे है
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 में। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। अभी 2025 में इसमें संशोधन भी हुआ है। जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में। ये महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी 2010 में। 2010 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। पहले तो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, फिर जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था 1981 में तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में। इसी प्रकार आगे है, महत्वपूर्ण मिशन है और वो किस वर्ष प्रारंभ हुए थे उनसे मिलान करना है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन, ये आया था 2009 में। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन आया था 2009 में। अगला है राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन आया था 2011 में। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक संपोषण मिशन। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन आया था, ये 2014 में आया था। अगला है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ये आया था 2010 में आया था। तो ये रहा पहला है कि एक्थियोलॉजी का संबंध है मत्स्य संरचना का अध्ययन से। एक्थियोलॉजी का संबंध है मत्स्य संरचना का अध्ययन से। एंटोमोलॉजी का संबंध है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। मलाइकोलॉजी में मोलस्का एवं उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। आगे है हॉर्टिकल्चर में फूलों, फलों, सब्जियों एवं मसालों की खेती का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। आगे है कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और वो सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पहला है जैव विकास यानी थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सिद्धांत दिया था लामार्क ने। अगला है उपर्जित लक्षणों की वंशागति यानी थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये सिद्धांत दिया था लामार्क ने। उपर्जित लक्षणों की वंशागति अथवा थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये सिद्धांत दिया था लामार्क ने। अगला है प्राकृतिक वर्णवाद यानी किसको बोलते हैं? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ठीक है, आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे कि विटामिन के का संबंध है अल्फा से। विटामिन डी का संबंध है कॉड यकृत तेल से। विटामिन ई का संबंध है गेहूं भ्रूण तेल से। विटामिन सी का संबंध है नींबू से। विटामिन ए का संबंध है हरी सब्जियों से तथा विटामिन B12 का संबंध है दूध और मछली अथवा जो भी जिसमें भी विटामिन B12 पाया जाता है उन सभी से। आगे है कुछ महत्वपूर्ण विटामिन का नाम है एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स अथवा ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होती है। फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता नामक बीमारी होती है। ठीक है, फोलिक एसिड भी एक विटामिन है, इसकी कमी से रक्ताल्पता नामक बीमारी होती है, फोलिक एसिड। अगला है विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में गड़बड़ी हो जाती है। इसकी तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में गड़बड़ी किससे हो जाती है? विटामिन B12 की कमी से। अगला है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है? हड्डियों में उपस्थित यौगिक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में उपस्थित अम्ल होता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। फलों का पकना एथिलीन के कारण फल पकते हैं। एथिलीन एक यौगिक होता है, इसके कारण फल को इसी के द्वारा फल को पकाया जाता है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। खाने का नमक को कहते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को खाने का नमक कहा जाता है। कपड़ा धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 इसको कपड़ा धोने का सोडा कहते हैं। आगे है कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन हैं तथा वो हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं। पहला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये गर्भाशय में स्रावित होता है, यानी कि महिला के गर्भाशय में स्रावित होता है। अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये वृषण से स्रावित होता है, यानी पुरुष के वृषण से स्रावित होता है। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है,
इंसुलिन, इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन, ये जो होता है एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है। अगला है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो आमाशय की जो जी सेल होती हैं, आमाशय की जी सेल से स्रावित होता है। ये जो मिलान करने वाला प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी पूछने की संभावना 100% है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है कि चुकंदर, चुकंदर में चीनी की मात्रा पाई जाती है। शहद में ग्लूकोज फ्रक्टोज पाया जाता है। कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है तथा दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 जो होता है वो ट्यूमर के उपचार में उपयोग किया जाता है। ट्यूमर। सोडियम 24, रक्त का थक्का बनने का, जो रक्त का थक्का जो बनता है उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 का उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्बन 14 का उपयोग जीवों के अवशेषों का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फिर से। मलेरिया जो होता है वो प्रभावित करता है कौन सी? रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। मलेरिया जो बीमारी होती है ये रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। फाइलेरिया जो है ये लसिका ग्रंथि को प्रभावित करती है। एंसेफ्लाइटिस ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है तथा ल्यूकीमिया बीमारी जिसको श्वेत रक्तता, ल्यूकीमिया को श्वेत रक्तता कहते हैं, ये बोन मैरो को प्रभावित करता है। आगे है पादप पोषक तत्व है और उन पोषक तत्वों का क्या कार्य है, इससे मिलान करना है। पहला है नत्रजन, नत्रजन वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। पोटेशियम जो होता है ये स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। बोरान, बोरान रोग प्रतिरोधकता, बोरान जो होता है रोग प्रतिरोधकता का कारक होता है। फास्फोरस जड़ के विकास में सहायक होता है। आगे फिर से देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है कि अमरबेल, अमरबेल एक तना परजीवी है। चंदन, चंदन एक जड़ परजीवी है। आर्किड एक अधिपादप है तथा घटपर्ली जो है ये दलदली स्थानों में पाया जाता है। घटपर्ली ये दलदली स्थानों में पाया जाता है। अगला है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन एक टाइफाइड नाशी है। क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी है तथा क्विनीन, क्विनीन एक मलेरिया रोधी है। क्विनीन एक मलेरिया रोधी है। एस्पिरिन, एस्पिरिन को दर्द निवारक है। एस्पिरिन एक दर्द निवारक है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है। ईस्ट, ईस्ट जो है ईस्ट से किण्वन होता है, किण्वन में सहायक होता है। केसीन जो है दुग्ध प्रोटीन है। केसीन एक प्रकार की दुग्ध प्रोटीन है। एलोवेरा एक आवृत्तबीजी पौधा है। एलोवेरा एक आवृत्तबीजी पौधा है। घटपर्ली, घटपर्ली जो है नेपेंथीस का पौधा है। कौन सा? नेपेंथीस का पौधा है घटपर्ली। आगे है कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं और उनकी किस्मों से मिलान करना है। जैसे सरसों की किस्म है वरुणा, जो है सरसों की किस्म है। मटर की किस्म है सपना। अलसी की किस्म है शारदा। मूंगफली की किस्म है कौशल। सरसों की वरुणा, मटर की सपना, अलसी की शारदा, मूंगफली की कौशल। आगे है पादप हार्मोन है और उनका कार्य क्या है, उससे मिलान करना है। ऑक्सिन हार्मोन, पहला है ऑक्सिन हार्मोन जो है शिखर प्रधानता इसका कार्य है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल जो होता है वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। आगे फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन, इसमें कौन क्या है? जैसे विटामिन जो है कैरोटीन एक विटामिन है। कैरोटीन एक विटामिन है। एंजाइम कौन सा? पेप्सिन एक एंजाइम है। हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है। तथा केराटिन, केराटिन एक प्रोटीन होता है। केराटिन, केराटिन और कैरोटीन में अंतर है। कैरोटीन एक प्रकार का विटामिन है तथा केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला है वैज्ञानिक नाम, उनका कार्य क्षेत्र, वैज्ञानिक का नाम है इधर और उनका कार्य क्षेत्र है। सबसे पहले है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी जो है वो जीवाश्म वानस्पतिक विज्ञान, बीरबल साहनी का संबंध है जीवाश्म वानस्पतिक विज्ञान से। केसी मेहता का संबंध है पादप रोग विज्ञान से। केसी मेहता का संबंध है पादप रोग विज्ञान से। पी महेश्वरी का संबंध भ्रूण विज्ञान से है तथा MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। तो ये करते हैं। पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम प्राप्त होता है। ग्रेफाइट से कार्बन प्राप्त होता है। बॉक्साइट जो है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है तथा अर्जेंटाइन से चांदी प्राप्त होता है। ठीक है, पिच ब्लेंड से यूरेनियम, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तथा अर्जेंटाइन से चांदी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर से हीरा किसका अपर रूप है? हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। संगमरमर कैल्शियम का, बालू सिलिकॉन का तथा मणिक्य ये भी एल्यूमिनियम का। हीरा का मिलान किससे होगा? कार्बन से। संगमरमर का मिलान होगा कैल्शियम से।
बालू का मिलान सिलिकॉन से तथा मणिक का संबंध एल्यूमिनियम से है। आगे फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एल्यूमिनियम का संबंध किससे है? बॉक्साइट से। कॉपर का संबंध है क्यूपराइट से। कॉपर का संबंध किससे है? क्यूपराइट से है। पारा का संबंध सिनेबार से है तथा जिंक का संबंध किससे है? कैलामाइन से है जिंक का संबंध। आयरन का संबंध है हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट से, कॉपर का क्यूपराइट से, पारा का सिनेबार से, जिंक का कैलामाइन से, आयरन का संबंध हेमेटाइट से है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है बताना है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। अगला है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग पाउडर कहते हैं तथा बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एसीटोन का कार्य क्या है? नाखून पॉलिश अपसारक। एसीटोन जो है नाखून पॉलिश अपसारक कहलाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अग्निशामक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अग्निशामक है। हाइड्रोजन पराक्साइड, घावों की मरहम पट्टी में हाइड्रोजन पराक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। घावों की मरहम पट्टी में हाइड्रोजन पराक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। द्रव अमोनिया जो है एक प्रशीतक है। ह्यूमस, जैविक मृदा कोलाइड जो है उसको ह्यूमस कहा जाता है। जैविक मृदा कोलाइड को ह्यूमस कहा जाता है। तो ये रहा है कि भौतिक राशियों को उनकी इकाई से मिलान करना है। तो सबसे पहले है त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है न्यूटन। कृत, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड जो है ये आवेग का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है तथा दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। आगे देखेंगे कि कुछ और महत्वपूर्ण राशियाँ हैं, उनका मात्रक कौन कौन सा है। जैसे है नौ संचालन को नॉटिकल मील में मापा जाता है। समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापते हैं तथा शक्ति को वाट में मापा जाता है। इसके अतिरिक्त लंबाई का मात्रक जो है ये मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं? पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पीयर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। आगे है कुछ उपकरण दिए गए हैं, उनकी मापन की राशियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे है अमीटर की राशि क्या है? अमीटर को किस में मापा जाता है? धारा में मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जैसे अमीटर से धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। आगे है स्प्रिंग तुला का मापन भार से किया जाता है। स्प्रिंग तुला से भार का मापन किया जाता है। किससे? स्प्रिंग तुला से भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से दाब का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का मापन जो है ऑडियोमीटर से किया जाता है। क्रोनोमीटर से तापमान की आर्द्रता का मापन क्रोनोमीटर से किया जाता है। टैकियोमीटर से दिशाओं का त्वरित मापन जो है वो टैकियोमीटर से किया जाता है। तथा डॉप्सन से ओजोन की सांद्रता का मापन ये डॉप्सन से किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, डॉप्सन से ओजोन की सांद्रता का मापन किया जाता है। आगे है कुछ यंत्र हैं और उसको किन चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है सोनार। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सोनार से डूबी हुई वस्तुओं, जैसे कोई चीज़ समुद्र में डूब गई है, नदी में डूब गई है, डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको सोनार कहते हैं। यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके अगला है रडार, रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है। इससे ये किस चीज़ों में प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। वस्तु की स्थिति को रेडियो तरंगों से जो ज्ञात किया जाता है उसके लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रडार का। अगला है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी का प्रयोग एक्सरे परीक्षण में किया जाता है। किसका? कंप्यूटेड टोमोग्राफी का। आगे है
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्यूरियोसिटी रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर क्या है? ये नासा का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। क्यूरियोसिटी रोवर नासा का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। अगला है मैसेंजर, ये नासा का बुध ग्रह का अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। मैसेंजर नासा का बुध ग्रह का अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। अगला है रुस्तम 1, रुस्तम 1 जो है ये DRDO का मानव रहित वायुयान है। DRDO का मानव रहित वायुयान है रुस्तम 1। आकाश 2 क्या है? आकाश 2 एक प्रकार का टैबलेट है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और वो कहाँ पर स्थित है। इसमें पहला है इसरो, ISRO यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला है IUCA यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। अगला है IUAC यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है BSSC यानी विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसका मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र, इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। आगे है कुछ स्थान हैं और वो स्थान किस वजह से फेमस है इसके बारे में देखते हैं। जैसे पहला है ककरापार में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ककरापार में क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरण किस लिए फेमस है? पोखरण में परमाणु बम विस्फोट स्थल है। क्या है पोखरण में? परमाणु बम विस्फोट स्थल। अगला है थुम्बा में रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। रॉकेट प्रमोशन केंद्र थुम्बा में स्थित है तथा श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। नाग क्या है? नाग प्रतिटैंक प्रक्षेपास्त्र है तथा पिनाका बहुबैरल रॉकेट है। पिनाका बहुबैरल रॉकेट है। इसके अतिरिक्त है ब्रह्मोस है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्या है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आगे देखते हैं कि प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र है और वो केंद्र किस राज्य में स्थित है, इससे मिलान करना है। पहला है कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा जो है यूपी में स्थित है। ककरापार गुजरात में स्थित है। ट्राम्बे जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइसोबार से वायुदाब का मापन किया जाता है। आइसो हाइट से ऊंचाई मापी जाती है। आइसो हाइट से ऊंचाई का मापन किया जाता है तथा आइसो हेलाइन से लवणता का मापन किया जाता है। आइसो बात से गहराई का मापन किया जाता है। ठीक है, आइसो बार से वायुदाब का मापन, आइसो हाइट से ऊंचाई का मापन, आइसो हेलाइन से लवणता तथा आइसो बात से गहराई का मापन। ये भी पहला है कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेखन किया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है तथा कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। पूछा जाता है कि कठोपनिषद किस यजुर्वेद का उपनिषद है, तो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है जिसमें यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। ठीक है, अगला है वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसको उपाध्याय कहते थे तथा यजुर्वेद में कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को आध्वर्यु कहते थे। क्या कहते थे? आध्वर्यु कहते थे। अगला है अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये सूचना कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से। अगला है कि माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक थे नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? वो थे नागार्जुन, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। अगला है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात जिम्भ्री ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवलिन कहलाए। ठीक है, अगला है
भगवान विष्णु के जो उपासक होते हैं, भगवान विष्णु का उपासन करने वालों को अलवार संत कहते हैं, और जो भगवान शिव का उपासन करते हैं उनको कहते हैं नैनार संत। भगवान विष्णु के उपासक को अलवार संत तथा भगवान शिव के उपासक को नैनार संत कहा जाता है। अगला है कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था खारवेल। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन? खारवेल था। इसके विषय में जानकारी जो है वो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये रहा कुछ प्रागैतिहासिक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक भीमबेटका की गुफा है। कहाँ पर है भीमबेटका की गुफा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये एक शैलाश्रय है तथा यहाँ पर गुफाएं हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय एवं गुफाएं हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है प्रागैतिहासिक कला का। ठीक है, इससे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, किन किन शब्दों में पूछा जा सकता है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, या फिर भीमबेटका की गुफा किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, या फिर प्रागैतिहासिक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है। ठीक है, तो इन प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, भीमबेटका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला। ओके, आगे है सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है उसका नगर नियोजन प्रणाली। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है उसकी नगर नियोजन प्रणाली। अगला है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा 3 भाग था? किला, मध्य नगर और निचला नगर। तो ऐसा कौन सा हड़प्पीय स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्य नगर और निचला नगर में? तो वो था धौलावीरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। धौलावीरा नगर जो था वो 3 भागों में विभक्त था, किला में, मध्य नगर में और निचला नगर में। अगला प्रश्न है लोथल एक सिंधु सभ्यता का स्थल है जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह नगर एक बंदरगाह नगर भी है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के टाइम पे यहाँ से एक व्यापारिक केंद्र था, इसलिए ये बंदरगाह नगर भी है। और यहाँ से हाथी के दांत का पैमाना, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? हाथी के दांत का पैमाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाथी के दांत का पैमाना का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है लोथल से। अगला प्रश्न है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में 10,552 कितना? 10,552 ऋचाएँ हैं तथा स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। क्या क्या है ऋग्वेद में? 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,552 को याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। 10,552 ऋचाएँ हैं तथा स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। अब देखते हैं यजुर्वेद में क्या है। यजुर्वेद में स्रोत है और कर्म कांड पर आधारित वेद है। कौन सा? ये अधिकतर पूछा जाता है, कर्म कांड पर आधारित वेद कौन सा है? तो वो है यजुर्वेद। अगला है सामवेद। सामवेद जो है संगीतमय स्रोत है। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्रोत है। इसको संगीत का भी वेद कहा जाता है, या संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसको? सामवेद को। सामवेद के उद्गाता को, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, तथा अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं अथर्ववेद में, एवं 5,987 मंत्र हैं। 5,987 मंत्र जो है संबंधित है तंत्र मंत्र से संबंधित है या वशीकरण आदि से संबंधित है। 5,987 मंत्र जो है तंत्र मंत्र से संबंधित है या वशीकरण आदि से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहा महत्व। तो आगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे सबसे पहले है शब्द है और उसका विलोम शब्द, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शब्द है उसको हमने इसमें चर्चा किया है। तो आइए, शब्द और उसका विलोम शब्द कौन सा है। जैसे अल्पज्ञ का विलोम शब्द है बहुत। अनघ का विलोम शब्द है अघी। पीयूष का विलोम शब्द है हलाहल। अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ। अपसरण का विलोम शब्द अभिसरण है तथा अनभिज्ञ का विलोम शब्द है अभिज्ञ। आगे है कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? आर्जव। आर्जव जो है कौटिल्य का विलोम शब्द है। पाश्चात्य का विलोम शब्द है पौरस्त। पौरस्त जो है पाश्चात्य का विलोम शब्द है। आगे है श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। इतिश्री श्री गणेश का विलोम शब्द है। आगे है आसक्त का विलोम शब्द है विरक्त। उल्लास का विलोम शब्द क्या है? नैराश्य। अगला है धुति का विलोम शब्द क्या है? अंधकार। अंधकार है। ठीक है, आगे है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। इधर वाक्य दिया गया है और उधर उसका एक शब्द कौन सा बनता है वो दिया गया है। ठीक है, पहला है जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा कहते हैं।
अगला है पैर से सिर तक, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? आपाद मस्तक बोलेंगे। आगे है बिना पलक झपकाए, इसको एक शब्द में बोलते हैं निर्विमेष। निर्विमेष को बोलते हैं बिना पलक झपकाए। अगला है गिरा हुआ को क्या बोलते हैं? पतित। इंपॉर्टेंट है, गिरा हुआ को क्या बोलते हैं? पतित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है। अगला इस संसार से संबद्ध है, उसको ऐहिक बोलते हैं। तथा पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? वायक्य बोलते हैं, वायक्य। आगे है बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसका एक शब्द है सब्यसाची। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को बोलते हैं सब्यसाची। बरसात बिल्कुल ना होना, इसका एक शब्द है अनावृष्टि। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करना, इसके लिए एक शब्द है सदावर्त। जो जुड़ा या मिला ना हो, उसके लिए एक शब्द है असंहत। अगला है अपना पेट भरने वाला, इसके लिए एक शब्द है कुक्षिभर, कुक्षिभर। अगला है जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, उसको प्रतिवादी बोलते हैं। अगला है शब्द है और उसका पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पहला है द्रौपदी का पर्यायवाची है पांचाली, कृष्णा, सैरंध्री। अगला है घोटक का पर्यायवाची शब्द है घोड़ा, तुर, तुरंग, वाजी, वाजी। अगला है सूर्यसुता का पर्यायवाची शब्द है हंससुता, यमुना, भानुसुता। अगला है रात्रि का पर्यायवाची है रजनी, रैन, छड़दा, यामा। अगला है विद्युत का पर्यायवाची है सौदामिनी, चंचला, घनवल्ली। घनवल्ली इंपॉर्टेंट है, विद्युत का पर्यायवाची है। सरिता का पर्यायवाची है निम्ना। सरिता का पर्यायवाची कौन कौन सा है? निम्ना, तरिंगिणी, तटनी, अपंगा और नदी। ठीक है। आगे है मोर का पर्यायवाची क्या है? मयूर, शिखी, शिखंडी। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोर का पर्यायवाची है केकी। मयूर, शिखी, शिखंडी, केकी, ये मोर का पर्यायवाची है। अगला है झंडा का पर्यायवाची निशान, केतु, पलाका, पताका। ये तीनों झंडा के पर्यायवाची हैं। अगला है तलवार का पर्यायवाची करवाल, शमशीर, असी। असी जो है इंपॉर्टेंट है, असी और खड्ग। ठीक है। अगला धरती का पर्यायवाची है क्षिति, मही, मेदिनी, उर्वी। ये धरती के पर्यायवाची हैं। आगे है आकाश का पर्यायवाची व्योम, व्योम, शून्य, अभ्र, पुष्कर। ये आकाश की पर्यायवाची हैं। आगे है माता का पर्यायवाची। माता का पर्यायवाची है अम्ब, जननी, अम्बा। ये माता का पर्यायवाची है। अगला है पत्थर का पर्यायवाची है पाहन, उपल, प्रस्तर। उसके बाद है वर्तनी शुद्धि, अशुद्ध शब्द है इधर, इधर शुद्ध है। कुआं का जो शुद्ध शब्द है कुआं, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। इस पे इधर रहेगा, ये अशुद्ध है, जब ये इधर आ जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। धुआं का शुद्ध है ये भी धुआं है। ठीक है। ये बिंदी इधर लगेगी। अगला है ज्योत्सना का शुद्ध है, देखिए ऐसे ज्योत्सना लिखा जाता है, आधा सा होगा इसमें। अक्षुण्ण का शुद्ध क्या है? अक्षुण्ण, अक्षुण्ण ये शुद्ध होता है। शिक्षणेत्तर, शिक्षणेत्तर का शुद्ध क्या होगा? इधर देख लीजिए आप, शिक्षणेत्तर, ये इसका शुद्ध होगा। अगला है सौहार्द का शुद्ध क्या होगा? सौहार्द, ये इसका शुद्ध होगा। सौहार्द, जो दा के नीचे रा है ये नहीं लगेगा, डायरेक्ट सौहार्द लिखा जाएगा। अगला है पांचवा, पांचवा में शुद्ध क्या होगा? ये इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। ठीक है, ये होगा शुद्ध। मिथिलेश, मिथिलेश शुद्ध नहीं होता है, मिथिलेश शुद्ध होता है। आगे है भस्म, भस्म में ये वाला सा का प्रयोग किया जाता है, ये शुद्ध है। गांधी, गांधी में ये नहीं लगता है, गांधी में ये लगता है, गांधी ये शुद्ध है। आँख, आँख इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। आगे है तद्भव है, इधर तत्सम है। सगुन का तत्सम होगा सगुण, गयंद का तत्सम होगा गजेंद्र, मयंक का तत्सम होगा मृगांग, कपिंद का तत्सम होगा कपींद्र, फूल का तत्सम इंपॉर्टेंट है, फूल का तत्सम होगा फुल्ल, नारियल का तत्सम होगा नारिकेल। आगे है किवाड़ का तत्सम होगा कपाट, भीतर का तत्सम होगा अभ्यंतर, इंपॉर्टेंट है। सुहाग का तत्सम होगा सौभाग्य, धुआं का तत्सम होगा धूम, काढ़ा का तत्सम होगा क्वाथ, तथा कांच का तत्सम, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा हर जगह इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन कांच जो है इस प्रकार से होता है, इसका तत्सम है कांच। आगे है पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों है, ये पूछा जाता है अक्सर। वह लड़का जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? इस वाक्य में वह जो है ये विशेषण है। अगला है कि मैं, हम, तुम, उस, अपना, अपनी, स्वयं, ये सभी शब्द सार्वनामिक विशेषण नहीं बना सकते। ये जो सभी शब्द हैं ये सार्वनामिक विशेषण नहीं बना सकते। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कोई आदमी आया है, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो विशेषण बताना है। इसमें आदमी जो है कौन सा विशेषण है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है आदमी। ठीक है। अगला है 15 गुना लंबा में कौन सा विशेषण है? तो आवृत्तिवाचक विशेषण है, 15 गुना 16 गुना, ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। अगला है पतला,
अर्थ परिवार, पतला अर्थ परिवार परलोक, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो पतला इसमें विशेषण है। आगे है प्रताप का घोड़ा काला है, इसमें काला जो है ये विधेय विशेषण है, और यही जब हो जाए प्रताप के पास काला घोड़ा है तो ये विशेष विशेषण होगा। यानी जब विशेष के बाद में विशेषण आए तो विधेय विशेषण, और जब विशेष के पहले विशेषण आए तो विशेष विशेषण होता है। ठीक है। अगला है जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्राविशेषण या अंतर विशेषण, उसी को कहते हैं। जैसे कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो सिंदूरी जो है इसमें प्राविशेषण है, लेकिन इसको विशेषण की कैटेगरी में नहीं गिना जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे है वह अच्छी लड़कियां हैं, वह अच्छी लड़कियां हैं, इसमें विकारी विशेषण कौन सा है? तो अच्छी जो है इसमें विकारी विशेषण है। अब इसमें देखना है कि विशेष से विशेषण, ये इधर विशेष दिया गया है, उसका विशेषण क्या होगा? क्रोध का विशेषण होगा क्रुद्ध, आसक्ति का विशेषण होगा आसक्त, आकर्षण का विशेषण आकृष्ट, ईर्ष्या का विशेषण ईर्षालु। आगे है सूर का विशेषण सौर, मनस का विशेषण मानसिक, चरित्र का विशेषण चारित्रिक, इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय। एक नोट में है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्यापकता निर्धारित होती है उसे विशेष कहते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, या अधिकतर ये इसका परिभाषा ही पूछ लिया जाता है विशेष विशेषण का। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्यापकता निर्धारित होती है उसे विशेष विशेषण कहते हैं। आगे है यह कमीज उजली है, यह कमीज उजली है, तो इस वाक्य में विशेषण और विशेष कौन है? तो यह और उजली ये दोनों विशेषण है, ठीक है, और कमीज जो है वो विशेष है। अगला है यदि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त हो तो उसे विशेष या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे यह अच्छी बुक है, यानी कि अच्छी जो है इसमें ये विशेष के पहले प्रयुक्त हुआ है तो ये विशेष विशेषण होगा। लेकिन यदि यही चीज़ अगर यही चीज़ क्या बोलते हैं कि जो विशेषण है ये विशेष के बाद में प्रयुक्त होता तो वो विधेय विशेषण होता। ठीक है। आगे कुछ जैसे राम सच्चा लड़का है, इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें छांटना है विशेषण। राम सच्चा लड़का में सच्चा जो है ये गुणवाचक विशेषण है। मेरे पास थोड़ा समय है, इसमें थोड़ा जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। मेरे पास 2 किताबें हैं, इसमें 2 जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। आगे है कक्षा में कुछ छात्र हैं, कुछ जो है इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरी किताब खो गई है, इसमें मेरी जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। अगला है भारतीय संस्कृति महान है, इसमें भारतीय जो है ये संबंधवाचक विशेषण है। यह किताब मेरी है, यह इसमें जो है ये संकेतवाचक विशेषण, यानी कि ये संकेत दिया जा रहा है कि ये किताब मेरी है। ठीक है। आगे है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता में कौन सा विशेषण है? प्रश्नवाचक विशेषण। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, इसमें प्रतिदिन जो है ये कालवाचक विशेषण है। अगला है यह गहना कीमती है, इसमें कीमती जो है ये मूल्यवाचक विशेषण है। अगला है वह खुश रहता है, इसमें खुश में ये भाववाचक विशेषण है। ठीक है। आगे है मेरी बहन तीसरे नंबर पर आती है, इसमें जो तीसरा है ये क्रमवाचक विशेषण है। वह 2 बार परीक्षा में बैठा, इसमें जो 2 बार है ये समुच्चयवाचक विशेषण है। अगला है प्रत्येक छात्र को एक पेन मिला, इसमें जो प्रत्येक है ये विभाजक विशेषण है। अगला है कि वह बार बार घर जाता है, इसमें जो बार बार है ये आवृत्तिवाचक विशेषण है।